हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम के लिए नए पैटर्न पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आपको साइंस के सभी सब्जेक्ट एवं आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट, स्टैटिक्स, जीके एवं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, यह आज का प्रश्न है जो कि रेलवे ग्रुप डी 2026 के प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है दोस्तों। तो आज का क्लास देखना आप सभी लोग बिल्कुल भी ना देखें। अगर आज का क्लास आप लोग देखते हैं तो हो सके दोस्तों यह प्रश्न आपको रूबरू एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न कहता है साथियों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका उत्तर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि उत्तल दर्पण होता है कि उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण में होता है जो कि प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है एवं वस्तु के आकार से हमेशा छोटा बनता है, वस्तु के आकार से हमेशा छोटा बनता है दोस्तों। और बात करें उत्तल दर्पण के बारे में, तो इसमें देखने का क्षेत्र बहुत ही अधिक होता है, यानी कि दृश्य क्षेत्र होता है जो कि बहुत ही अधिक होता है। और इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में यानी कि ऐनक के रूप में करते हैं एवं शोरूम के निगरानी में किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक एवं सीधा होता है एवं वस्तु से छोटा होता है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो कहता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो होती है दोस्तों गोलीय दर्पण जो कि उसकी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। क्या कि फोकस होती है जो कि वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। यह बराबर होता है r/2। आर को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, एफ को कहते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर होता है त्रिज्या का आधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों प्रश्न संख्या 3 कि हजामत बनाने समय किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि हजामत बनाते समय किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण के बारे में बात करें तो इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है एवं बराबर भी बनता है दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों हजामत बनाने में। क्या? हजामत बनाने में एवं छोटा से छोटी वस्तु को देखने में। डॉक्टर है जो कि कान देखने में अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि हजामत बनाते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है साथियों कि द्रव का अपेक्षिक घनत्व क्या मापता है? कि द्रव का अपेक्षिक घनत्व कौन मापता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व होता है जो कि हाइड्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। और इसका उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग दूध अम्ल को जांचने में किया जाता है। क्या? कि दूध अम्ल को जांचने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है
कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो वो होती है साथियों लैक्टोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। यह दूध के घनत्व पर आधारित होता है। तो दोस्तों दूध में मिलावट की पहचान लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। क्या? दूध में मिलावट की पहचान लैक्टोमीटर द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा दर्पण क्या होता है? क्या दोस्तों अभी हम लोग बताएं कि मोटर गाड़ी के चालक यानी कि साइड मिरर यानी कि ऐनक के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए कि मोटर गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो वह लगा रहता है उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें देखने यानी कि दृश्य क्षेत्र बहुत ही अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो क्या होता है? फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक क्या होता है? तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक कहने का मतलब है कैमरा। कैमरा में जो फोटोग्राफिक होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और इसके बारे में चर्चा करें तो यही प्रतिबिंब फिल्म या सेंसर पर बनता है। क्या? यही प्रतिबिंब फिल्म या सेंसर पर बनता है दोस्तों। कैमरे की फोकसिंग इसी लेंस से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? क्या? कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह के कार्य करता है? तो वह करता है अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला होता है जो कि अवतल लेंस का जैसा व्यवहार करता है। यह प्रकाश किरणों को क्या करता है? तो अपसरित करता है। क्या? अपसरित करता है। क्या करता है? प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। इसलिए इसका प्रभाव अवतल लेंस जैसा होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है साथियों कि वायुमंडल की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्द से बताइए कि वायुमंडल की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो वो होता है हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। और इसका उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग मौसम विभाग में किया जाता है। क्या? मौसम विभाग द्वारा इसी का उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? मौसम विभाग के द्वारा। किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। इससे वातावरण में नमी मापी जाती है। आर्द्रता यानी नमी को मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से इसे शेयर भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न की ओर। कहता है भूकंप मापी यंत्र है इनमें से कौन है जो कि भूकंप को मापता है दोस्तों? तो भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका उत्तर आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइए। तो वो होता है कि सिस्मोग्राफ। क्या? सिस्मोग्राफ द्वारा होता है जो कि भूकंप की माप की जाती है। भूकंप की तीव्रता और कंपन को यही मापता है दोस्तों। यह पृथ्वी की हलचल को भी रिकॉर्ड करता है। क्या? पृथ्वी में जो हलचल होता है उसी को रिकॉर्ड करता है। कौन करता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो किसके द्वारा होती है? जो कि ध्वनि यानी कि साउंड को मापी जाती है। साउंड की स्पीड को मापी जाती है कि साउंड कितना, यानी कि जो शोरगुल होता है उसे किसके द्वारा मापी जाती है? तो वो होता है जो कि डेसिबल के द्वारा मापी जाती है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक भी डेसिबल होता है और इसी के द्वारा इसे मापा भी जाता है। और बात करें सामान्य बातचीत में लगभग कितना डेसिबल होना चाहिए? तो होता है दोस्तों 60 डेसिबल। कितना होता है?
60 डेसिबल। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 12 कहता है साथियों कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों रेटिना होता है जो कि मानव की आंख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मानव की आंख में पाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों रेटिना है जो कि यहाँ प्रतिबिंब, आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है साथियों, आप लोग याद रखिएगा। तो मानव की आंख में रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है जो कि कैसा होता है? तो वो होता है दोस्तों वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है साथियों। तो आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तब बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्द से बताइए कि जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तब बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। अगर इसके बारे में बात करें साथियों तो दो समांतर दर्पणों में प्रकाश बार बार परिवर्तित होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है जो कि बार बार परिवर्तित होता है, यानी कि बार बार टकरा कर लौटती रहती है। इससे अनगिनत प्रतिबिंब बनते हैं साथियों। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है साथियों कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्द से बताइए कि हृदय को अगर आवाज़ सुनना हो तो हम लोग किस यंत्र की सहायता से सुन सकते हैं? तो होता है स्टेथोस्कोप से। क्या? स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय और फेफड़ा, क्या हृदय और फेफड़ा की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग इसका याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो यह प्रश्न को हम लोग पहले भी बता चुके हैं। तो होता है बैरोमीटर के द्वारा। क्या? बैरोमीटर के द्वारा। और इसके आविष्कार के बारे में बात करें तो इसका आविष्कार टोरिसेली ने किया था। कौन? टोरिसेली ने किया था दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? क्या दोस्तों? कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो वस्तु को रखा जाता है लेंस और फोकस के बीच में। कहाँ? लेंस और फोकस के बीच में रखा जाता है। इसमें बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या? बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और इसका उपयोग के बारे में बात करें साथियों तो इसका उपयोग छोटी वस्तुओं को देखने में किया जाता है। क्या? छोटी वस्तुओं को देखने में किया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो कहता है कृत्रिम दांत बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? क्या? कि कृत्रिम जो दांत होता है उसका बनाने में किस पदार्थ यानी किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है कृत्रिम दांतों के निर्माण में विशेष प्रकार की धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। निकल मिश्र धातु। क्या? निकल मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि यह बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो कहता है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो इसका उत्तर आप लोग जल्द से कमेंट में दीजिए कि अमोनिया होता है जो कि उसको बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो होता है जो कि लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा कब बनेगा? तो दोस्तों जब अवतल दर्पण में वस्तु को
फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। क्या? फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वो हो जाता है जो कि दर्पण के पीछे बन जाता है। और बात करें फोकस से, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में जब रखते हैं वस्तु को तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, एवं त्रिज्या पर जब रखते हैं तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो कह रहा है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा कब बनता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 20 कहता है साथियों कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका उत्तर जल्द से आप लोग कमेंट में दीजिए कि रक्त का दाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो वो होता है सिफगमो मैनोमीटर की सहायता से। क्या? सिफगमो मैनोमीटर के द्वारा। डॉक्टर इसी यंत्र से बीपी की जांच की करती है। क्या दोस्तों? डॉक्टर इसी के सहायता से बीपी को जांच करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है तो किससे बना होता है? जो कि ट्रांसफार्मर का कोड होता है जो कि किसके बना होता है? तो वो होता है नरम लोहे का बना होता है। क्या दोस्तों? नरम लोहे का बना होता है। नरम लोहा चुंबकीय फ्लक्स को आसानी से प्रभावित करता है। क्या? नरम लोहा होता है जो कि चुंबकीय फ्लक्स को, क्या? चुंबकीय फ्लक्स को आसानी से प्रवाहित करता है। इससे ऊर्जा की हानि कम होती है। क्या होती है? ऊर्जा की हानि कम होती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहे का। तो इसका आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्द से बताइए कि ट्रांसफार्मर होता है जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर होता है जो कि कार्य करता है। इसमें एसी धारा, क्या? इसमें एसी धारा से बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या? एसी धारा से बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है दोस्तों। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो वो करता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन। क्या? एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है जो कि डीसी पर कार्य नहीं करता है। आप लोग याद रखिएगा। वो होता है जो कि एसी पर कार्य करता है साथियों। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने में किया जाता है? क्या? कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो वो होता है प्रतिरोध मापने में। क्या? प्रतिरोध मापने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? यानी कि पानी के अंदर ध्वनि को हम लोग किस यंत्र के सहायता से सुन सकते हैं? तो होता है हाइड्रोफोन। क्या होता है? हाइड्रोफोन के सहायता से पानी के अंदर ध्वनि को सुन पाते हैं दोस्तों। इसका उपयोग नौसेना और समुद्री अनुसंधान में होता है। क्या? कि इसका उपयोग नौसेना और समुद्री अनुसंधान में किया जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है किससे किस में होता है? यानी कि ध्वनि से यांत्रिक और यांत्रिक से विद्युत में होता है, कि विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि में होता है, कि ध्वनि से विद्युत या विद्युत से ध्वनि में होता है, कि यांत्रिक से विद्युत में होता है? तो इसका उत्तर आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइए। तो वो होता है कि विद्युत से पहले यांत्रिक में बदलता है और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो
दोस्तों आज का क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द इसे शेयर भी कर दीजिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी कि किस यंत्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो वो होता है दोस्तों विद्युत मोटर। क्या? विद्युत मोटर, या इसे डायनेमो भी कहते हैं। क्या? इसे डायनेमो भी कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इसमें जब तेल डालते हैं तो इससे विद्युत ऊर्जा निकलती है, यानी विद्युत ऊर्जा में इसे बदल देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि यानी कि कौन सा यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो होता है दोस्तों विद्युत मोटर, यानी कि घरेलू मोटर होता है जो कि उसे विद्युत दिया जाता है तो वह घूर्णन करता है, यानी कि उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन कर देता है। क्या? कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन कर देता है। तो इसका उत्तर आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो वो होता है बैटरी। बैटरी होता है जो कि इसमें रासायनिक ऊर्जा पहले से रहता है और जो कि यह हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है साथियों कि रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है। क्या? रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइए। तो वो होता है जो कि एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो साथियों कहता है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या? कि विद्युत फ्यूज होता है जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो होता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। क्या? विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज हमेशा कहाँ लगाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग वायरिंग करते होंगे तो आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइए कि वायरिंग करते समय विद्युत फ्यूज को गर्म तार या ठंडा तार में या अर्थ में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों वो होता है जो कि फेज तार, यानी कि लाइव तार में जोड़ा जाता है। इसको कहने का मतलब है कि गर्म तार में जोड़ा जाता है। इसको कहने का मतलब है कि गर्म तार में। न्यूट्रल तार कहने का मतलब है ठंडा तार, और अर्थिंग तार कहने का मतलब है जो जमीन से हम लोग अर्थिंग लेते हैं उसी को कहते हैं। तो फेज तार यानी कि गर्म तार में जोड़ते हैं। कौन से तार में? गर्म तार में जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु का बना होता है दोस्तों। तो यह साथियों यह प्रश्न को हम लोग कई बार करा चुके हैं पिछले क्लास में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्द से बताइए कि विद्युत का बल्ब का फिलामेंट होता है जो कि किस धातु का बना होता है। तो होता है टंगस्टन धातु का। क्या? टंगस्टन धातु का, क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक होता है जो कि सभी धातुओं से अधिक होता है। क्या? सभी धातुओं से अधिक होता है। और इसका गलनांक कितना होता है? जो 3422 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस। और यह क्या करता है कि गर्म होकर यह तेज प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है? जब यह गर्म होता है ज़्यादा ही तो यह और ज़्यादा प्रकाश देता है, इसलिए इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो साथियों आज का यह लास्ट प्रश्न है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो साथियों अगर आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर 9546110514 पर मैसेज कर देना कि सर हमें पीडीएफ की ज़रूरत है। उस पर आप लोग को पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस मैसेज कर देना। तो साथियों देखते हैं प्रश्नों को। तो कहता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो अभी हम लोग पीछे बता चुके हैं कि विद्युत मोटर होता है कि जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो होता है विद्युत
के चुंबकीय प्रभाव पर। क्या होता है? विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो जय हिंद।